हेलो। आज हम सीखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ का करंट लॉ आप जानते हैं सबके सब ये बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए। किसी भी सिस्टम में जब आप स्टडी करते हो तो करंट लॉ सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टडी करना पड़ता है। तो इसमें है क्या, ये लॉ आप कह सकते हैं एनालॉगस है प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है उसके ये एनालॉगस है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि किसी भी दुनिया में जो भी आपके पास एनर्जी होती है उस किसी भी एनर्जी को आप ना ही नष्ट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और ना ही आप उसको पैदा कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। एनर्जी नेदर कैन बी जनरेटेड और नेदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो सिमिलरली यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है उसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, क्योंकि आपके पास करंट एक बेसिक टर्म है, बेसिक पैरामीटर है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कहलाता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए। तो ये कहता क्या है, ये लॉ का जो आप डेफिनेशन बनाते हैं, डेफिनेशन क्या है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द एल्जेब्रिकल सम ऑफ करंट एट अ नोड इज जीरो। किसी भी नोड या किसी जंक्शन पे किसी भी समय किसी टाइम इंस्टेंट पर आपके पास जो एल्जेब्रिकल सम होता है करंट्स का, कितनी भी करंट हो सकती है वो दो से ज़्यादा, उन वो जो वैल्यू है वो ज़ीरो होती है, एल्जेब्रिकल वैल्यू ज़ीरो होती है। तो हमें करना क्या होता है, आपको जो करंट लीविंग और करंट एंटरिंग होती हैं उस जंक्शन पे उनकी वैल्यू को देखना होता है और उनके सिंबल्स को देखना होता है। तो देखिए आप, हमें करना क्या होगा, सबसे पहले कि आप साइन कन्वेंशन लेंगे। अब साइन कन्वेंशन क्या आपको लेना है, साइन कन्वेंशन कुछ इस तरीके से लेते हैं कि अगर आप आने वाली करंट को पॉजिटिव साइन प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो जाने वाली करंट है उनको नेगेटिव साइन प्रोवाइड हो जाएगा, या वाइस वर्सा। आप मतलब आने वाली करंट को आप नेगेटिव दे सकते हैं तो जाने वाली पॉजिटिव हो जाएंगी। बट होगा क्या कि ये जो आर्बिट्ररी करंट की वैल्यू के साथ आप जो डायरेक्शन असाइन कर रहे हो इसको आप पूरे के पूरे क्वेश्चन में या उस पर्टिकुलर नोड के लिए चेंज नहीं करेंगे एक बार सिलेक्शन कर लेने के बाद। अगर आपने एक बार सिलेक्शन कर लिया तब आप उस वैल्यू का, उस डायरेक्शन का जो असाइन आपने किया है उस कन्वेंशन को चेंज नहीं करेंगे। ये मेनली यहाँ पर ध्यान देने की बात है। तो मैथमेटिकली हम जो लिखते हैं इसको, मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं समेशन ऑफ आई टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो आई टी लिखा गया है, मैं फिर से इसको बता रहा हूँ, टी है टाइम, तो हमने जो करंट है उसको टाइम का फंक्शन माना है। आप जानते हैं जो करंट को आप डिफाइन करते हैं, करंट इज डिफाइंड एज डी क्यू बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको आप करंट कहते हो। तो वही आप इसको कह रहे हैं, तो टाइम का फंक्शन आप इसको मान रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सामने आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक नोटेशन आपने यहाँ पे बनाया है। इसमें आपको क्या क्या वैल्यूज दिख रही हैं, यहाँ पर आप देखिए, आपको I1, I2, I3, I4 और I5 5 करंट्स दिख रही हैं एक नोड के ऊपर फिगर 1 में। देखिए उसमें I1, I2 और I4 ये तीनों ही करंट इनकमिंग हो रही हैं इस नोड के ऊपर, यानी इस नोड की तरफ ये आ रही हैं। तो हमने अपने कन्वेंशन, आर्बिट्ररी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको पॉजिटिव सिंबल असाइन कर दिया। अब दो और करंट आपके पास बच रही हैं यहाँ पर, I3 और I5। तो ये क्या है, ये दोनों की दोनों इस जंक्शन से, इस नोड से आउटगोइंग है, निकल रही हैं। तो ऑटोमेटिकली इनको नेगेटिव साइन असाइन हो जाएगा, नेगेटिव सिंबल इनको मिल जाएगा। तो अब इक्वेशन आप लिखेंगे KCL की फिगर 1 के लिए, I1t प्लस I2t माइनस I3t प्लस I4t माइनस I5t इज इक्वल टू जीरो। देखिए आप, क्या लॉ था कि जितनी भी करंट आपकी होंगी किसी एक इंस्टेंट पे उन सबका एल्जेब्रिकल सम जीरो होगा, और उस एल्जेब्रिकल सम में आप क्या कर रहे हो, उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनको सिंबल असाइन कर रहे हो। तो सिंबल आपने इनको असाइन कर दिया है, ठीक। तो आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हुए, I1t प्लस I2t प्लस I4t इज इक्वल टू I3t प्लस I5t। तो क्या बन गया ये, इसको हम कह सकते हैं समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट।
तो ये आप दूसरे तरीके से किरचॉफ के करंट लॉ को डिफाइन कर सकते हो, या आप कह सकते हो कि किरचॉफ के करंट लॉ का एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन ये है क्या, कि आने वाली करंट्स का सम किसी नोड पे जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक, अब नेक्स्ट आपके पास जो है, आप इस लॉ तो आपने पढ़ लिया, इस लॉ की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस लॉ की मदद से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो क्या आप यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने है कि एक जंक्शन आपको दिखाया गया है, और इस जंक्शन में क्या हो रहा है, आपको केसीएल का यूज करते हुए कुछ अननोन करंट्स को फाइंड आउट करना है, अननोन करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रेड कलर से यहाँ पर जो मार्क है, रेड कलर से आपके पास अननोन वैल्यूज मार्क हैं, और ब्लू कलर से आपके पास नोन वैल्यूज मार्क हैं। I1 3 एम्पियर, I2 2 एम्पियर, I3 1 एम्पियर, और ये जो तीनों की तीनों करंट आपने इनकी बात की, ये नोड 1 का पार्ट है। अब आप नोड 3 पे आ जाइए। नोड 3 पे आपके पास I3 है, I4 है, I8 है और I5 है, जिसमें से कि I4 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बाकी चारों वैल्यूज गिवन है। नोड 2 पे आप आएंगे तो वहां पर I2, I6 और I7 है, जिसमें से कि I2 और I6 आपको पता है, I7 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। नोड 4 पर आप आइए। नोड 4 पर आपके पास I7 है, फाइंड आउट करनी है, I8 गिवन है और I9 की वैल्यू आपने निकालनी है। तो हम करते क्या है, आपके पास 3 अननोन है तो कम से कम 3 इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। 3 इक्वेशन आप इस फिगर की मदद से बनाएंगे। तो उन तीनों इक्वेशन आप जब बनाएंगे तो जनरली हमारी कोशिश ये होती है कि आप सबसे पहले वो इक्वेशन बनाएं जिसमें से आपको अननोन वैल्यू कम हो, और नॉन वैल्यू आप इजीली नॉन वैल्यू की मदद से उस अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सको। तो देखिए आप, सबसे पहले हम देखते हैं नोड 3 को। नोड 3 पर क्या है, नोड 3 पर आपके पास एक वैल्यू केवल I4 अननोन है, बाकी सब वैल्यू नोन है। तो नोड 3 के लिए अगर मैं केसीएल लिखता हूं तो हमारे प्रिंसिपल, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग ये बनता है I3 प्लस I4 प्लस I5 माइनस I8 इज इक्वल टू 0। I3, I4 और I5 तीनों के तीनों इनकमिंग थे नोड 3 की तरफ, जबकि जो I8 है वो उस नोड 3 से आउटगोइंग है, उससे दूर जा रहा है, उससे अवे जा रहा है। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूँ I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I8। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जो अननोन है I4 उसको मैं दूसरी तरफ लिख लेता हूँ। तो I4 इज इक्वल टू आपके पास है I8 माइनस ब्रैकेट I5 प्लस I3। इन सब की वैल्यूज I8, I5 और I3 की वैल्यू हमें पता है, उन वैल्यू को आप पुट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा I4 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। 3 एम्पियर आपको इसकी वैल्यू पता चल गई। अब दूसरे नोड पे आइए, नोड 2 पर। वहां पर आपके पास I2, I6 और I7 तीन करंट्स हैं, जिनमें कि I7 की वैल्यू आपको निकालनी है। सिंपली आप देख रहे हैं कि I2 और I6 ये दोनों के दोनों इनकमिंग है, जबकि I7 नोड 2 से आउटगोइंग करंट है। तो आपके पास बन जाएगा I2 प्लस I6 इज इक्वल टू I7। I7 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 वैल्यूज गिवन थी आपको, I6 और I2 की, उनको आपने यहाँ पर पुट कर दिया, तो यू गॉट I7 इज इक्वल टू 7 एम्पियर। नेक्स्ट नोड 4 पर आपके पास I7 की वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड आउट की, और I8 की वैल्यू आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम में गिवन थी। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर I9 इज इक्वल टू I8 प्लस I7। अगेन आपके पास I8 और I7 दोनों नोड 4 की तरफ इनकमिंग करंट है, जबकि I9 जो है वो यहाँ से आउटगोइंग करंट है। तो अब आप इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। I9 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13 एम्पियर। ये आपने सिंपल तरीके से केसीएल की मदद से करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कुछ प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया। अब एक और तरीका हमारे पास हो सकता है केसीएल की मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आप देखिए इस फिगर को। इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि एक आपके पास वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का, एक आपके पास करंट सोर्स है 1 मिली एम्पियर का,
3 रेजिस्टेंसेस आपको गिवन है। लकीली तीनों आपके पास यहाँ पर, या बाई चांस आप कह सकते हैं कि 1 किलो ओम के हैं। अदरवाइज आपको वैल्यू कुछ भी हो, आप प्रॉब्लम को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। नोड आपको सबसे पहले यहाँ पर पहचाननी पड़ेगी। नोड आप पहचानेंगे तभी आप केसीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मेथड आपके पास है, जो सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपने सामने, फाइंड करंट I2 इन फिगर, इसमें आपको सबसे पहले नोड पहचाननी पड़ेंगी। तो ये जो मेथड है ये कहलाता है नोडल एनालिसिस, जो आप अब स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें आप करेंगे क्या, नोड आप पहचानेंगे, उस नोड पे आने और जाने वाली करंट आप देखेंगे, और उन नोड की इक्वेशन आप लिखेंगे, करंट की इक्वेशन लिखेंगे, केसीएल की इक्वेशन लिखेंगे, और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आपको करंट ही इससे फाइंड आउट करनी होती है। दूसरा, इसमें क्या आपके पास मेन कंसेप्ट होता है नोडल एनालिसिस में, कि आप जितनी भी नोड आपके पास बनेंगी, मोर देन वन नोड तो आपके पास होगी ही, किसी एक नोड को आप रेफरेंस नोड कंसीडर करते हो, और जो भी नोड रेफरेंस नोड होती है उसके लिए वोल्टेज हो जाएगा 0। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, रेफरेंस नोड को आपने ग्राउंड सिंबल या अर्थ सिंबल से दिखाया है, वहां पर आपके पास पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो अब आप देखें, यहाँ पर आपके पास एक ही नोड ऐसी बची है, नॉन रेफरेंस नोड, जिसके पास आपको करंट की इक्वेशंस या केसीएल लिखना है। अदरवाइज रेफरेंस नोड पे केसीएल लिखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है वहाँ पर, क्योंकि आपने क्या किया, पोटेंशियल 0 कर दिया। तो उसके लिए आपको कोई कोई भी करंट इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस नोड के लिए केसीएल आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो नोड ए से आपने दिखाया हुआ है, नोड ए पे आप केसीएल अप्लाई करेंगे। तो वहां पर आप देखिए करंट को मार्क किया है I1, I2 और I3 से। I1 और I3 ये दोनों के दोनों इनकमिंग करंट हैं, जबकि I2 ए नोड से आउटगोइंग करंट आपके पास है। तो आप लिखेंगे I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2। अब आपको क्या करना है, जो बेसिक ओम्स लॉ आपने इससे पहले सीखा, उस लॉ की मदद से आपको I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन्हीं इक्वेशन की मदद से, या इसी गिवन प्रॉब्लम के अंदर से ही आपको I1 की वैल्यू निकाल कर लानी है। तो I1 की वैल्यू आप लिखेंगे, देखिए क्या होगा, 20 वोल्ट का एक सोर्स आपके पास लगा हुआ है, और I1 की आपने जो वहां पर डायरेक्शन मानी है, ये आर्बिट्ररी डायरेक्शन में, फिर से आपको बता दूं, आप कोई भी डायरेक्शन यहाँ पर मान सकते हैं। आप जिस डायरेक्शन में मानेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको बाकी सारे लॉज अप्लाई करने पड़ेंगे। लॉ अप्लाई करने के बाद अगर आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने मानी वो सही थी। अदरवाइज ऐसा नहीं कि गलत था। नेगेटिव अगर आपका आंसर आता है, तो बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, जो आपके पास वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम ही रहने वाला है। तो आप ओम्स लॉ की मदद से देखेंगे, ओम्स लॉ क्या कहता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आप जो करंट फ्लो करवाते हैं, तो I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो आपने 20 वोल्ट को हायर माना होगा, तभी आपने करंट की डायरेक्शन इस तरीके की मानी है कि जो ए नोड की तरफ आ रही है, यानी कि ए नोड का जो वोल्टेज आपने माना V1, उस V1 को आपने लोअर माना एज कंपेयर टू 20 वोल्ट। तो आपके पास I1 के लिए इक्वेशन बन जाएगी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, I1 इज इक्वल टू 20 माइनस V1 अपॉन 1 के रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन थी। I3 1 मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर ये क्यों हो जाएगा, आप देखिए वहां पर एक करंट सोर्स आपको गिवन है 1 मिली एम्पेयर का, और आपको अगर किसी क्वेश्चन में, किसी ब्रांच में कोई करंट सोर्स दिया हुआ होता है, तो आप ब्लाइंडली, आप आराम से एक थंब रूल मान सकते हैं कि उस ब्रांच में उस करंट सोर्स से ज़्यादा वैल्यू नहीं होने वाली है करंट की। तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल करंट हो जाएगा, क्योंकि एक सीरीज ब्रांच है, वो उतना ही होगा जितना वहाँ पे करंट सोर्स की वैल्यू है। करंट सोर्स की वैल्यू है आपके पास 1 मिली एम्पेयर। तो 1 मिली एम्पेयर आपके पास हो गया I3 की वैल्यू। अब I2 आपको निकालना था, लेकिन आप यहाँ पर ओम्स लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। आप देखिए I2 जो फ्लो कर रहा है, वो नोड ए से रेफरेंस नोड की तरफ फ्लो कर रहा है। रेफरेंस नोड का वोल्टेज होता है 0, तो हमारे पास हो जाएगा V1 माइनस 0 अपॉन 1 किलो ओम। ठीक, तो 0 कोई मतलब नहीं होता लिखने का, हम लिख देते हैं I2 इज इक्वल टू V1 अपॉन 1 के। तो इस इक्वेशन को अब आप यहाँ पे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिली एम्पेयर जो था, इसको आपने रीअरेंज करके लिख दिया 1 अपॉन 1 के। बाकी सारी वैल्यूज क्योंकि आपके पास वोल्ट्स में थी, एमकेएस में आपको उसको रखना है, तो मिली एम्पेयर को आपने एम्पेयर में चेंज करने के लिए यहाँ पर इसको 1 अपॉन 1 के लिख दिया। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बेसिक जो आप एक फ्रैक्शनल मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 10.5
5 वोल्ट। तो यहाँ से जो आपने नोडल एनालिसिस की या नोड ए पे केसीएल की इक्वेशन लिखी थी उसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा I2 इज इक्वल टू 10.5 अपॉन 1 के एम्पियर और I2 इज इक्वल टू 10.5 मिली एम्पियर। तो इस तरह से आप नोडल एनालिसिस की मदद से या केसीएल की मदद से अपने प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम हमने लिया था क्योंकि आप अभी इसको बिगिन कर रहे हैं, आगे आप हायर भी इसमें लेंगे। आगे मैं आपको ऐसे भी प्रैक्टिस करवाऊंगा जिसमें कि ज़्यादा आपके पास नोड्स हों, एक से ज़्यादा नोड्स आपके पास होंगी। एक दो नोड तो यहाँ पर थी जिसमें आपने रेफरेंस मान लिया था, यानी कि आपके पास जो इक्वेशन बनी वो सिर्फ एक ही नोड पे बनी। आगे आप ऐसे क्वेश्चन बनाओगे जिसमें कि ज़्यादा नोट्स पे आपकी क्वेश्चन बने, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, टिपिकल हो सकता है, बट आपके पास जो बेसिक मेथड रहेगा वो यही आप फॉलो करेंगे। होप आप इसको स्टडी कर रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। आप इसको आगे भी स्टडी करते रहेंगे। थैंक यू।